में मिलाने का काम करेंगे। पूर्वांचल, जिसे कभी रक्तांचल के नाम से पहचाना जाता था, यूपी का वो इलाका जहां कानून और अदालत भी माफिया हुआ करते थे, जहां पुलिस घुसने से डरती थी, जहां फैसले माफिया लिया करते थे। सत्तर के दशक से शुरू हुआ खून खराबा 50 साल बाद भी जारी है। अब गैंग वॉर तो नहीं, बल्कि सरकार के डर से गैंग में यारी है। पचास साल के खूनी इतिहास में तमाम सरकारें आई और गई, कुछ नहीं बदला तो दो माफियाओं का साम्राज्य। गंगा के एक तरफ था माफिया मुख्तार का साम्राज्य, तो दूसरी तरफ था अतीक अहमद का खौफ। लेकिन अपराध और अपराधियों के दिन लंबे नहीं होते। यूपी में सत्ता बदली तो माफियाओं के दिन भी बदलने लगे। 2017 के बाद उस शख्स ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली जो खुद पूर्वांचल से आता है। यही वजह है कि माफिया राज पर आज जमकर वार हो रहा है। आज के व्यक्ति विशेष में हम बात इन्हीं दो माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की करेंगे और बताएंगे कैसे उनका 50 साल पुराना साम्राज्य आज ध्वस्त हो रहा है, कैसे माफिया राज के सफाई का काम चल रहा है। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। IS 227 यानी पुलिस के रजिस्टर में दर्ज एक ऐसा इंटरस्टेट गैंग जिसने यूपी से बिहार तक सैकड़ों लूट, हत्या, अपहरण और बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया। जिस तरह आतंकियों का संगठन होता है, नाम होता है, पुलिस ठीक उसी तरह माफिया के गैंग को भी नाम देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष, जिसमें आज बात होगी गैंग नंबर IS 227 की। प्रयागराज शूटआउट की सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो 7 शूटर जो कैमरे में रिकॉर्ड हुए। इन सभी शूटर के इतिहास को विस्तार से समझेंगे और साथ ही शूटआउट में शामिल रहे असद के किरदार पर भी बात होगी, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या असद ने उमेश पाल की हत्या से जरायम की दुनिया में दस्तक दे दी है? अगर हां, तो अतीक गैंग को शूटआउट के लिए तैयार करने वाले सताकत खान का क्या किरदार है? उमेश पाल हत्याकांड को पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी इस केस के 7 किरदार पुलिस और STF के लिए मिस्ट्री बने हुए हैं। अतीक और उसके भाई अशरफ को छोड़ दें तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली वो 7 शूटर्स और सूत्रधार हैं जिन्होंने इस शूटआउट को अंजाम दिया। सवाल ये कि 7 किरदार कब होंगे गिरफ्तार? मोहम्मद असद, अतीक का बेटा, अरबाज, अतीक का ड्राइवर जो एनकाउंटर में मारा गया, गुड्डू मुस्लिम, अतीक का बमबाज, गुलाम, अतीक का शूटर, शाबिर, अतीक का शूटर, सदाकत खान, साजिशकर्ता, उस्मान छर्रा, अतीक का गुर्गा। उमेश पाल हत्याकांड का सारा किस्सा बस इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द घूम रहा है। यह अतीक अहमद और उससे वास्ता रखने वाले वो किरदार हैं जिनकी पहचान उत्तर प्रदेश की STF ने प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद की है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन तमाम किरदारों का उस हत्याकांड या उसके बाद क्या रोल रहा, इसका भी खुलासा पुलिस कर चुकी है। हत्याकांड से पहले प्लानिंग के तहत यह तय कर लिया गया था कि कौन बमबाजी करेगा और कौन हथियारों से हमला करेगा। यहाँ तक कि वारदात को अंजाम देने के बाद भागने का बैकअप प्लान भी रेडी था। अब पुलिस की जांच इन्हीं 7 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है जो कि इस घटना के प्रमुख किरदार हैं। किरदार नंबर 1, अतीक का बेटा असद।
हत्याकांड के बाद घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज में सफेद क्रेटा कार को रोककर अचानक ड्राइवर वाली सीट की तरफ से एक शख्स बाहर निकलता है। नीली जीन्स और काली शर्ट पहने ये शख्स गाड़ी से उतरते ही कमर से अपनी पिस्टल निकालता है और फिर दौड़ पड़ता है। दूसरे कैमरे में कैद हुई तस्वीर में नीली जीन्स और काली शर्ट पहने वही शख्स हाथ में पिस्टल लिए फायरिंग करता हुआ गली में घुसता है। फिर कुछ पल बाद वो गली से बाहर भी निकल आता है और इसके साथ ही सभी हमलावर मौके से भाग जाते हैं। नीली जीन्स और काली कमीज पहने इस शख्स को करीब से देखना जरूरी है, इसलिए क्योंकि बिना रिकॉर्ड पर कहे यूपी पुलिस का हर एक से ऑफ द रिकॉर्ड यही कह रही है कि नीली जीन्स और काली कमीज पहना ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद का बेटा असद अहमद है। असद का अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वो सेंट जोसेफ कॉलेज का छात्र है। असद बहुत कम उम्र से ही तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाने लगा था। कहा जाता है कि असद को चाचा अशरफ ने हथियारों की ट्रेनिंग दी थी। असद को लेकर खबर है कि वो बिहार के रास्ते नेपाल भाग गया है। शूटर सहित असद को तलाश रही एसटीएफ को कुछ चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी है, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि असद भारत छोड़कर नेपाल भाग गया है। दरअसल पुलिस को जांच के दौरान रायबरेली टोल प्लाजा पर संदिग्ध फॉर्च्यूनर दिखाई दी। संदिग्ध कार प्रयागराज की थी। शक है कि इसी कार में बैठकर असद और उसके दूसरे शूटर ने यूपी की सीमा पार की। सवाल यह है कि अगर शूटर प्रयागराज छोड़कर भागे तो वो कहां गए होंगे। इसके जवाब में जांच एजेंसियों के सामने कोई पुख्ता जानकारी तो हाथ नहीं लगी, लेकिन शक है कि असद यूपी छोड़कर पहले बिहार में दाखिल हुआ। बिहार के एक माफिया के बेटे ने असद की मदद की। बिहार के माफिया की मदद से असद नेपाल में छिपा है। दरअसल बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे से अतीक के बेटे असद की दोस्ती है। पुलिस अफसरों को शक है कि उन्हीं की मदद से असद नेपाल में दाखिल हुआ है। सदाकत खान साजिश करता। इसे प्रयागराज शूटआउट में स्ट्रेटजी बनाने का आरोपी माना जा रहा है। हालांकि सदाकत अब पुलिस की गिरफ्त में है। वो मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रह रहा था। सदाकत उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के 12 गहमर गांव का रहने वाला है। 27 साल के सदाकत ने पुलिस पर हाईकोर्ट का वकील होने की धौंस जमाने की कोशिश की थी, लेकिन जब पुलिस ने उसके कमरा नंबर 36 में तलाशी ली तो इस हत्याकांड से जुड़े कई सबूत पुलिस के हाथ लगे, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। मुस्लिम बोर्डिंग में रहने वाले गाजीपुर के सदाकत खान ने छात्र राजनीति शुरू की। उसे शौक था कि उसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो। इस बीच मुस्लिम हॉस्टल आने वाले मोहम्मद गुलाम से उसका मेलजोल बढ़ा और मोहम्मद गुलाम ने उसका परिचय अतीक अहमद गैंग से कराया। धीरे धीरे सदाकत खान अतीक अहमद और अशरफ के बेहद करीब पहुंच गया। साबरमती जेल में उमेश को खत्म करने का निर्णय लिया गया। इसको अमली जामा पहनाने के लिए मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में सदाकत खान के कमरे को चुना गया। कई बैठकें की गई। कुछ बैठकों में अतीक और अशरफ भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए शामिल हुए। उमेश को खत्म करने की तारीख तय हुई तो सदाकत 22 फरवरी की रात में यहाँ से गाजीपुर के लिए निकल गया, जहाँ वो 24 फरवरी की शाम तक रहा। शाम को जैसे ही उमेश हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज, शूटरों के फोटो वायरल हुए, सदाकत के व्हाट्सएप पर आ गए। उसने गुड्डू मुस्लिम, गुलाम, अरमान, असद और साबिर तो खुले चेहरे में गोली चलाते देखा तो समझ गया अब वो बच नहीं सकता। शूटआउट के बाद सदाकत गोरखपुर के लिए निकल रहा था, तभी उसे गोरखपुर बॉर्डर पर सख्त चेकिंग की सूचना मिली। इसके बाद सदाकत बस्ती के लिए जाने लगा, तभी यूपी एसटीएफ ने उसे दबोच लिया और तब से सदाकत यूपी पुलिस की गिरफ्त में है। शूटआउट में शामिल सबसे खूंखार किरदार की बात करें तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, गुड्डू मुस्लिम। बम बनाने में माहिर गुड्डू मुस्लिम ने श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर अभय सिंह और धनंजय सिंह जैसे बाहुबलियों के साथ काम किया। वो चलते चलते बम बनाता है, बाइक पर बैठे बैठे निशाना लगाता है और अपने टीचर को मारकर उसने जरायम की दुनिया में कदम रखा था। आइए समझते हैं क्या है गुड्डू मुस्लिम का किरदार।
और विस्फोट हुआ पूर्वांचल। पूर्वांचल 1, बाहुबली 2। उसे मरना होगा। ऐसे बना पूर्वांचल। हजरात हजरात हजरात, अब अगले 3 घंटे में लड़की सही सलामत अपने घर वापस नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। एक फिल्म का डायलॉग है, इतना बम मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा। असलियत में ये हुआ प्रयागराज शूटआउट में। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में जीटी रोड पर एक जगह जैसे ही उमेश पाल की गाड़ी रुकी तो अचानक कई हमलावर गोलियां बरसाते नजर आने लगे। इन्हीं गोलियों की बरसात के बीच अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कार के आसपास का सारा इलाका धुएं में छुप गया। मगर सीसीटीवी कैमरे की आंखें खुली रहीं और उसी में एक ऐसा शख्स कैद हुआ जो बड़ी ही अलग स्टाइल में बम फेंक रहा था। सफेद शर्ट पहने बम फेंकने वाले का नाम गुड्डू मुस्लिम है, जिसे अतीक के गैंग में बमबाज भी कहा जाता है। सवाल उठता है कि आखिर ये गुड्डू मुस्लिम कौन है और अतीक अहमद के साथ उसका क्या रिश्ता है, जिसे अब उत्तर प्रदेश की पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के बाद तलाश रही है। एफआईआर के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि हमले में बम चलाने वाला गुड्डू मुस्लिम था, जो बम चलाने और बनाने में माहिर माना जाता है। गुड्डू मुस्लिम कभी श्री प्रकाश शुक्ल की परछाई बन गया था। 1997 में गुड्डू ने गेम टीचर फेड्रिक्स जे गोम्स की हत्या की थी। गुड्डू ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था। जेल में बंद गुड्डू की जमानत कराई थी अतीक अहमद ने। जमानत के बाद अतीक का गुर्गा बन गया गुड्डू। गुड्डू मुस्लिम के कई माफियाओं से संबंध हैं। गुड्डू मुस्लिम के तार बिहार के माफियाओं से भी जुड़े हैं। चलते चलते बम बनाने में माहिर है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो चलते चलते बम बना लेता है। उसे राइफल और पिस्टल पसंद नहीं है, बल्कि वो बम मारकर हत्या करने में माहिर है। प्रयागराज की वारदात के बाद से ही पुलिस और एसटीएफ बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुट गई हैं। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो चलती बाइक पर भी बम बांध लेता है। कहा जाता है कि गुड्डू अपने स्कूल के दिनों में बम बनाना सीख गया था, फिर चलती मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर भी बम बनाने लगा। चलती स्कूल के दिनों से ही अपराध की ओर रुख कर लिया था। वह लूट और रंगदारी की घटनाएं करने लगा था। इसके साथ ही साथ उसने बम बनाने की कला सीखी और उसमें महारत हासिल कर ली। उसके परिजनों ने उसकी हरकतों से तंग आकर उसे लखनऊ भेज दिया था। के खेल में गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात प्रदेश के माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। गुड्डू ने श्री प्रकाश को अपना गुरु बना लिया। इसके बाद गुड्डू रियल एस्टेट के कारोबार में उतरा और खूब पैसा बनाया। वहीं श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद गुड्डू ने गोरखपुर के माफिया परवेज टाडा का साथ ही अतीक के करीबी के रूप में जाना जाने लगा था। 2009 में परवेज टाडा के एनकाउंटर के बाद गुड्डू मुस्लिम अतीक का खासम खास बन गया। अतीक के एक इशारे पर गुड्डू मुस्लिम कुछ भी करने को तैयार था। यह माना जा रहा है कि अतीक अहमद की फैमिली के इसी कर्ज को उतारने के लिए गुड्डू मुस्लिम ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया है। कुख्यात गुड्डू मुस्लिम अब 2.5 लाख का इनामी अपराधी बन गया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। एक तरफ है IS 227 यानी वो गैंग जिसका सरगना अतीक अहमद है, और IS 191 ये दूसरा गैंग जिसका सरगना है माफिया मुख्तार। क्या सरकार के डर से दोनों माफियाओं ने हाथ मिला लिया है? क्या प्रयागराज शूटआउट में दोनों गैंग ने मिलकर काम किया? आइए समझते हैं इसे।
पूर्वांचल को रक्तांचल में बदलने की बड़ी साजिश हुई है। मुसीबत में घिरे दो माफिया ने फिर हाथ मिला लिया है। दो डॉन अब एक दूसरे के जिगरी यार बन गए हैं और जेल से बैठकर ही खेल कर रहे हैं। पुलिस जिस गठजोड़ से अनजान थी, खुफिया नेटवर्क जिन मीटिंग से अनजान रही, वो पुलिस की नाक के नीचे यानी जेल में मुलाकातें होती रही और दो माफिया को मिलाने का प्लान तैयार हो गया। दोनों की दोस्ती पर जब मुहर लगी तो दोस्ती के ऐलान के लिए प्रयागराज में शूट आउट को अंजाम दिया गया। पुलिस जांच में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि दोनों गैंग के गुर्गे एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों की दोस्ती का प्लॉट तैयार कर रहा था मुख्तार का चचेरा भाई मंसूर। तो वहीं अशरफ का साला सद्दाम इस नई दोस्ती के नाम पर फंडिंग जुटा रहा था। कभी मऊ, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी तक मुख्तार के नाम की दहशत हुआ करती थी, तो पूर्वांचल के बाकी हिस्से पर अतीक गैंग का कब्जा हुआ करता था। दोनों की दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत ये है कि दोनों गैंग में कभी गैंग वॉर नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि इसका उमेश हत्याकांड से कनेक्शन क्या है और कैसे इस शूट आउट में दोनों माफिया ने एक साथ मिलकर काम किया और इस काम में मदद के दो किरदार हैं। पहला किरदार मंसूर, मुख्तार का चचेरा भाई। उमेश पाल की हत्या की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एक के बाद एक नए नाम सामने नजर आ रहे हैं। इस दौरान अतीक के साथ मुख्तार गैंग के शामिल होने का भी खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि गुजरात की जेल में बंद अतीक के इशारे पर बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ द्वारा प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी और इस दौरान मुख्तार अंसारी का चचेरा भाई मंसूर लगातार पहले वो अतीक अहमद और फिर वो मुशर्रफ के टच में था। उसने जेल में मुलाकात की थी और यही कारण है कि ये दावा किया जा रहा है कि इस हत्याकांड में अतीक के साथ ही साथ मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर भी शामिल हैं। दरअसल दोनों माफिया के साथ आने की खबर की दो बातों से तस्दीक होती है। पहला, माफिया मुख्तार का चचेरा भाई मंसूर अतीक के भाई अशरफ से बरेली जेल में मिला। फिर उसने अतीक के बेटे अली अहमद से भी जेल में मुलाकात की। सवाल ये उठता है कि अगर दोनों माफिया ने हाथ नहीं मिलाया तो एक दूसरे के करीबी आपस में क्यों मिल रहे थे? क्या मुख्तार के इशारे पर मंसूर ने मुलाकात की? क्या मुख्तार के गुर्गे अतीक से मिलने गुजरात गए थे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन एक बात साफ है कि दोनों गैंग के गुर्गों की मुलाकात के पीछे इनका नया उभरता गठजोड़ है। सवाल यह है कि अतीक मुख्तार के हाथ मिलाने की खबर पुलिस को क्यों नहीं मिल पाई, और अगर समय रहते यह खबर मिल गई थी तो कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अतीक मुख्तार का यह गठजोड़ बना रहा तो क्या अभी और खून खराबा देखने को बाकी है? दो माफिया के साथ आने से कैसी दहशत मच सकती है, इसका ट्रेलर प्रयागराज में दिख चुका है। सबसे हैरत की बात है कि जेल में बैठे बैठे माफिया ने इतना बड़ा कांड कैसे करा दिया। क्या मुख्तार और अतीक आज भी जेल से गैंग चलाते हैं? क्या जेल से ही उमेश पाल हत्याकांड के आदेश आए? क्या अतीक के इरादे को मुख्तार के गुर्गों ने अंजाम तक पहुंचाया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके तमाम जवाब एसटीएफ ने तलाश लिए हैं। तभी तो इस गैंग को पकड़ने के लिए पब्लिक से पुलिस को अपील करनी पड़ी। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति इसकी सूचना देता है तो इनाम की राशि उस प्राइवेट व्यक्ति को भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी कायम रहेगी और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को
किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। एक तरफ एक शूटर का एनकाउंटर तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ छापे इस बात का इशारा है कि माफियाओं के मिलन को मुमकिन नहीं होने दिया जाएगा। पड़ताल में पता चला कि उमेश पाल की हत्या करने आए 7 में से 2 शूटर अतीक अहमद गैंग के ही निकले। ऐसे में शक है कि बचे हुए शूटर मुख्तार गैंग के हो सकते हैं। घटना स्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस में मिले मोबाइल नंबर के आधार पर बचे हुए शूटर्स का मुख्तार और अतीक दोनों गैंग से कनेक्शन तलाशा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज शूटआउट के सभी शूटर भले ही पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन जारी है। एक तरफ फरार सभी 5 शूटर पर इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ IS-227 गैंग पर बुलडोजर वार भी जारी है। आइए समझते हैं कि शूटआउट के बाद से अब तक IS-227 गैंग पर क्या क्या कार्रवाई हुई है। प्रयागराज तक लगातार योगी सरकार का बुलडोजर दहाड़ रहा है। दरअसल शूटआउट का एक एक गुनहगार योगी सरकार के निशाने पर है। मुख्तार और अतीक गैंग के हर करीबी का घर जमींदोज किया जा रहा है। हमारे इस खास पेशकश व्यक्ति विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले रविवार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे, नए नाम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। रिमांड में सीबीआई कराएगी